दोस्तों हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सीआरपीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमपी सिविल जज के लिए और यह पार्ट 1 है। इसमें हम लोग इजी क्वेश्चन देखेंगे और 25 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टफ होगा और आप इनमें से देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 25 क्वेश्चन में से अगर आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, यानी दंड प्रक्रिया संहिता में कितने सेक्शन हैं, कितने इसमें चैप्टर हैं और कितनी शेड्यूल्स हैं। तो पहला ऑप्शन है 511, 23, 0, 484, 37, 2, 167, 11, 0 और 158 सेक्शन, 11 पार्ट और 1 शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सीआरपीसी है आपको पता है इसमें 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर हैं और 2 शेड्यूल हैं। जबकि ये पहले ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 511 धाराएं ये आपकी आईपीसी में है, 23 आईपीसी में चैप्टर हैं और 0 उसमें शेड्यूल है। तो अभी हम लोग आईपीसी की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण कहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग शुरू से क्वेश्चन देखेंगे, इजी से लेकर टफ लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे इस टेस्ट सीरीज में, ताकि आपके एमपी सिविल जज एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण कहाँ पर बताया गया है। तो पहला है ऑप्शन प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, धारा 320 और धारा 325 में। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट शेड्यूल। सीआरपीसी में 2 शेड्यूल हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में कितनी अनुसूची हैं, 2 अनुसूची। पहली अनुसूची में जो अपराधों का वर्गीकरण है उसमें बताया गया है, पहली अनुसूची में बताया गया है कि कोई सा अपराध संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानती है या अजमानती है और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय ट्रायबल बाय विच सेशन। तो इसमें दूसरी अनुसूची है जो उसमें प्रारूप दिए गए हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता में 2 अनुसूची हैं, जबकि जो आपकी आईपीसी इंडियन पेनल कोड उसमें कोई भी शेड्यूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रथम अनुसूची। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक लोक अभियोजक एपीओ किस धारा में है। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है या किस सेक्शन में है सीआरपीसी की। तो ऑप्शन है धारा 24, धारा 25, धारा 25 का और धारा 20। तो सहायक लोक अभियोजक क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। देखिए इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पर है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितने वर्ष तक का जो प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, और एपीओ, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो सहायक लोक अभियोजक किस धारा में है। ऑप्शन में है धारा 24, धारा 25, धारा 25 का और धारा 20। तो सभी धाराओं से इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो धारा 24 में आपको पता है लोक अभियोजक है और धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक है यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। और धारा 25 का सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। धारा 25 का यह है आपके जब आपकी सीआरपीसी लागू हुई थी उस समय धारा 25 का नहीं थी, ये बाद में धारा 25 का जोड़ी गई। तो यह क्वेश्चन भी आता है धारा 25 का कब जोड़ी गई, तो इसको हम अभी बाद में देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी धारा 25। धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। जो अभी एपीओ वाला एग्जाम हो रहा है, एमपी का भी होगा अक्टूबर के आसपास है, एमपी एडीपीओ वाला, तो वो ये एपीओ है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी ट्रायल इज रिलेटेड टू विच चैप्टर ऑफ सीआरपीसी। समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय में है समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ऑप्शन में है चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 21A और चैप्टर 22। तो समरी ट्रायल देखिए आपके चैप्टर पूरे आप नहीं पूरे चैप्टर आपको 37 नहीं याद करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका समरी ट्रायल पूछा जाता है, आपका प्ली बार्गेनिंग पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो समरी ट्रायल इज रिलेटेड टू विच चैप्टर ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन में है चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 21A और चैप्टर 22। तो जो समरी ट्रायल है वो चैप्टर 21 में है और समरी ट्रायल सेक्शन 260 से लेकर 265 तक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समरी ट्रायल चैप्टर 21 में है और सेक्शन 260 से लेकर 265 तक समरी ट्रायल है। इसके अलावा 21A में जब हम देखेंगे तो उसमें क्या है प्ली बार्गेनिंग, और प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन आते हैं। प्ली बार्गेनिंग कब जोड़ा गया, यानी किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया और किस वर्ष जोड़ा गया, दोनों में अंतर है, तो वो क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा प्ली बार्गेनिंग में किस सेक्शन से लेकर कहाँ तक है और कौन सा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है प्ली बार्गेनिंग इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। प्ली बार्गेनिंग किस धारा से संबंधित है सीआरपीसी की। तो ऑप्शन में है 260 से 265, 265A से 265L, 125 से 128 और 106 से 124।
तो प्ली 260 से 265 तक तो हमने देखा था क्या है, समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण। और समरी ट्रायल से दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि समरी ट्रायल कौन कौन कर सकता है और क्या मतलब समरी ट्रायल कितने वाले मैटर का होता है, यानी कितने मतलब कौन कौन से मैटर रहते हैं जिनका समरी ट्रायल होता है, समरी ट्रायल कौन कर सकता है। और क्या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो सिविल जज सेकंड क्लास से जो आप एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या सिविल जज मतलब जो समरी ट्रायल कर सकता है। तो प्ली बार्गेनिंग इज रिलेटेड टू बेस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। तो प्ली बार्गेनिंग है जो जिसे हिंदी में अभिभाग चर्चा कहते हैं, यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पहले से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया तो अमेंडमेंट के थ्रू तो यह क्वेश्चन आता है। तो 265 से लेकर 265L तक आपका प्ली बार्गेनिंग है। ये चैप्टर कौन सा है, 21A में है और सेक्शन पूछी जाती हैं तो 265A से लेकर 265L तक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट द्वारा प्ली बार्गेनिंग आपका जोड़ा गया था। किन मामलों का प्ली बार्गेनिंग हो सकता है, किन का नहीं है, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इनुमरेट ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन से कौन से सेक्शन रिलेटेड है, पहला है 260 से 265, दूसरा 106 से लेकर 124, तीसरा 125 से लेकर 128 और चौथा है 225 से लेकर 237। तो सीआरपीसी में जो आपका ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन है वो धारा 225 से लेकर 237 तक है और चैप्टर 18 में यह आता है। इसके अलावा 260 से 265 हम अभी देख चुके हैं, संक्षिप्त विचारण है जैसे समरी ट्रायल करते हैं। 106 से 124 में वो परिशांति वाला है और 125 से 128 तक वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो 225 से 237 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट डील अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। जो अंतर्निहित शक्ति होती हैं, अंतर्निहित शक्ति कहाँ पर है सीआरपीसी में हाई कोर्ट की, तो ऑप्शन है धारा 382, धारा 482, धारा 182 और धारा 282। तो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट हैं, जो इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट की वो 482 सेक्शन में है सीआरपीसी में। इसके अलावा इनहेरेंट पावर आपकी पूछी जाती हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड वाली, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की, और सीपीसी में कहाँ है इनहेरेंट पावर, तो जो 482 में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, सीआरपीसी 482 में इनहेरेंट पावर है और सीपीसी में 151 सेक्शन में इनहेरेंट पावर है और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में सेक्शन 32 में इनहेरेंट पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एसपीपी से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो एडवोकेट नॉट लेस देन 7 ईयर, एडवोकेट नॉट लेस देन 10 ईयर, एडवोकेट नॉट लेस देन 15 ईयर और नो एक्सपीरियंस एज रिक्वायर्ड। तो अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर है, तो मिनिमम मतलब 10 वर्ष तक का आपको अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। तो एडवोकेट नॉट लेस देन 10 ईयर, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का राइट आंसर है। नेक्स्ट है द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड अंडर। तो विक्टिम को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, ऑप्शन में है सेक्शन 2U, सेक्शन 2D, सेक्शन 2WA और सेक्शन 7। सो विक्टिम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्टिम। तो और विक्टिम ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, ये ऐड हुआ था, तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कब किस अमेंडमेंट द्वारा ऐड हुआ। तो विक्टिम को डिफाइन किया गया है 2WA में। तो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में इसे ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेअनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती किस धारा से संबंधित है। तो बेअनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती, तो इनसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं। पहले कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब सीआरपीसी में आप देखेंगे अदर स्टेट के अगर आप एग्जाम, तो इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेअनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती और करती हैं, तो दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो 460 से आप जब पढ़ेंगे इसको तो उसमें पूरा दिया गया है, एक चैप्टर है स्पेशल, तो वो पूरा चैप्टर अपन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर है इसमें 460, 461, 462 और 463। तो 460 इसका राइट आंसर है। तो 460 में बताया गया है कि बेअनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती। इसके अलावा 461 में बेअनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। तो इसके अलावा आपको डिटेल में पढ़ना है 460 और 461। देखिए एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे धारा 94 के अधीन आपसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना, तो यह है क्या कार्रवाई को दूषित करता है कि नहीं करता। इसके अलावा धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, तो जैसे दोनों हैं, धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना और धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, ये धारा 460 में आएंगी और ये कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना किस धारा से संबंधित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन में है सेक्शन 334 और सेक्शन 316, सेक्शन 438 और सेक्शन 416। तो गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना है धारा 416 से संबंधित। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेक्शन वाले क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपके लिए आंसर पता होना चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट है
कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस धारा से संबंधित है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यह किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन में धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और सेक्शन 20 जब आप पढ़ेंगे सीआरपीसी में तो स्पेशल मेंशनड है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। इसके अलावा सेक्शन 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में मेंशनड है। तो इसमें सेक्शन 20 में आपका एसडीएम भी बताया गया है और डीएम भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों के मामले में अधिकारिता किस धारा से संबंधित है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 29। तो किशोरों के मामले में अधिकारिता संबंधित है धारा 27 से। धारा 27 है जो आपकी किशोरों के मामले में अधिकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस धारा से संबंधित है? यानी प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि प्राइवेट जो पर्सन है वो कब अरेस्ट कर सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं कि जब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो और नॉन बेलेबल हो, बेलेबल हो, या आपका जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हो। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि एक तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस धारा से संबंधित है और कब प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। तो इसके ऑप्शन है 41, 42, 43 और 44। चारों सेक्शन को आपको एक बार में पढ़ना है, यानी आपको रिलेट करके चारों से क्वेश्चन बनते हैं। कोई से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसका तो जैसे राइट आंसर है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 43 से संबंधित है। अब सेक्शन 41 है जो इसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो क्वेश्चन आता है पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, किस धारा में? तो धारा 41 आपको राइट आंसर देना है। और नाम और निवास न बताने पर गिरफ्तारी धारा 42 में होती है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 43 में है और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 में है। तो चारों से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है धारा 144 सीआरपीसी कौन लगा सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धारा 144 लगती है सीआरपीसी के तहत कौन लगा सकता है। तो ऑप्शन में डीएम, एसडीएम, एसपी और चौथा है डीएम, एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो धारा 144 जो सीआरपीसी है ये कौन लगा सकता है? तो ये देखिए डीएम लगा सकता है, एसडीएम लगा सकता है और राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सबसे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कौन सा दंडादेश दे सकेंगे? तो जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं जो कौन सा दंडादेश दे सकेंगे? तो इसमें ऑप्शन है 10 वर्ष तक का, 7 वर्ष तक का, आजीवन कारावास तक का और चौथा ऑप्शन है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। तो आपने 366 यानी सेक्शन 366 भी पढ़ा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जो डीजे और एडीजे होते हैं जो मृत्यु दंडादेश देते हैं तो 366 के तहत हाईकोर्ट द्वारा पुष्ट की जाने की आवश्यकता होती है। तो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कौन सा दंड दे सकेंगे? तो कोई विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेंगे, लेकिन अगर वो मृत्यु दंड देते हैं तो उनकी समीक्षा की जाएगी हाईकोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा किस धारा में है? तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है जो उससे रिलेटेड है, कोई यह क्वेश्चन बनते हैं। तो 4-5 धाराएं हैं इंपोर्टेंट, वो आप एक बार में पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन है 53A, 164A, 53 और 164। तो चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार के अभियुक्त यानी एक्यूज्ड जो रेप एक्यूज्ड है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है 53A में। 53A पूछा जाता है और 164A दोनों पूछे जाते हैं। तो 53A में रेप एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जबकि रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ पर होता है? 164A में। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं A पहले आता है और V बाद में, तो विक्टिम, ठीक है। नेक्स्ट है मानहानि के लिए अभियोजन किस धारा में है? सीआरपीसी में। तो मानहानि जो आपको पता है डिफामेशन है आपका आईपीसी 499 और 500। 499 में डिफामेशन को बताया गया है, 500 जो सेक्शन धारा 500 है उसमें उसके दंड के बारे में बताया गया है। तो मानहानि के लिए अभियोजन किस धारा में? सीआरपीसी में। ऑप्शन है 198A, 199, 298A और 299। तो मानहानि के लिए अभियोजन है ये धारा 199 में है। नेक्स्ट है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता किस तरह से संबंधित है? किस तरह नहीं है होगा, किस धारा? यानी कुछ मामलों में जो राइट टू फ्री लीगल एड है ये किन मामलों में एक्यूज को राइट टू फ्री लीगल एड है सीआरपीसी में? तो ऑप्शन है 204, 104, 304 या 404। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अभियुक्त के लिए राज्य की व्यय पर विधिक सहायता है ये इसका प्रोविजन है 304 सीआरपीसी में। इसके अलावा डीपीएसपी में भी आप 339A जो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था उसमें भी आपका राइट टू फ्री लीगल यानी एक डीपीएसपी में है फ्री लीगल एड।
इसके अलावा काफ़ी सारे केस आए, उनमें भी जो राइट टू फ्री लीगल एड है उसको फंडामेंटल राइट वगैरह बताया गया है। जैसे M.H. होस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है। इसके अलावा हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार है। तो इन दोनों केस में राइट टू फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट तक इन्हें माना गया है। तो CRPC में 304 और कॉन्स्टिट्यूशन में 39 है। और केस पूछे तो M.H. होस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, तो ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किस धारा में है। तो संक्षिप्त विचारण को अभी देखा था समरी ट्रायल देखा था अभी हम लोगों ने कौन से चैप्टर में था 21 में। कहाँ तक था मतलब धारा 260 से लेकर 265 तक। तो द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो किस धारा में है 260, 261, 262 या 263। तो इसका राइट आंसर क्या है 261। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है 320 CRPC, 318 CRPC, 330 CRPC और 338 CRPC। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस यह है आपका CRPC के 320 में। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है D.K. बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटेंस द गाइडलाइंस इन व्हाट रेस्पेक्ट। D.K. बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल जो लीडिंग केस है इसमें गाइडलाइंस निकाली गई थी, किससे रिलेटेड है। राइट टू फेयर स्पीडी ट्रायल या फिर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल जिसे अग्रिम जमानत कहते हैं। कहाँ पर है अग्रिम जमानत बताइए। इसके अलावा अरेस्ट ऑफ पर्सन और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो D.K. बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लीडिंग केस है, इसमें अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 इज CRPC इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट। धारा 25 से जो दंड प्रक्रिया संहिता में कब जोड़ी गई। तो इसमें अमेंडमेंट एक्ट पूछा है आपसे 2005, 2008, 2013 या 2018। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में आपकी है धारा 25 से जोड़ी गई अभियोजन निदेशालय में। तो अप्लाई मतलब अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 का, जोड़ी अप्लाई हुई है धारा 23 जून 2006 से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए कन्फ्यूजन करने के लिए दे देते हैं कि 25 कब जोड़ी गई, किस वर्ष पूछा अगर तो आपको 2006 लगाना पड़ेगा। अमेंडमेंट एक्ट पूछा तो CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो अभियोजन निदेशक या अभियोजन उपनिदेशक नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य उच्च न्यायालय होना जरूरी है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से इसकी नियुक्ति की जाती है। तो क्वेश्चन इससे देखिए काफ़ी बनते हैं। सबसे पहले तो 25 धारा में क्या है, कब यह धारा जोड़ी गई, मतलब किस अमेंडमेंट द्वारा किस वर्ष जोड़ी गई। इसके अलावा अभियोजन जो निदेशक हैं, कितने अभियोजन निदेशक नियुक्त होते हैं, कितने अभियोजन उपनिदेशक नियुक्त होते हैं, कौन इन्हें नियुक्त करता है और किसकी सहमति से नियुक्त होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए अभियोजन निदेशक या अभियोजन उपनिदेशक नियुक्त होने के लिए। और राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे सीरीज में तो डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग जो एक प्रिलिमिनरी टाइप में देख रहे हैं। नेक्स्ट है विक्टिम इंक्लूड्स। विक्टिम में कौन कौन शामिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है ऑप्शन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, जो जिससे कोई लॉस सफर हुआ हो। दूसरा है हैज और हर गार्जियन। तीसरा है हैज और हर लीगल अफेयर्स। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो विक्टिम में कौन कौन शामिल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जिसे कोई लॉस हुआ हो उसके हैज और हर गार्जियन, हैज और हर लीगल हेड्स और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है मैच द करेक्ट, और इसमें सेक्शन लिखी है और आपका केस लिखा है। जैसे मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 है, जो मेंटेनेंस है अंडर सेक्शन 125 ये किस केस से रिलेटेड है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम। एक शाहबानू केस और एक सायरा बानू बेगम, दोनों से काफ़ी केस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो धारा 125 CRPC किस केस से रिलेटेड है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम। दूसरा है धारा 144 बाबूलाल पराते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तीसरा है धारा 154 CRPC ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस तो डायरेक्ट पूछा गया है कई बार, और MP जुडिशरी में नहीं अदर स्टेट में यह क्वेश्चन काफ़ी आ चुका है। इसके अलावा चौथा है देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस भी पूछा जाता है। तो बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, जो आपकी सेक्शन 125 CRPC है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम केस से रिलेटेड है। दूसरा है 144 बाबूलाल पराते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, धारा 144 में हमने देखा कौन लगा सकता है। धारा 144 से क्वेश्चन बनते हैं कि कब तक धारा
144 लग सकती है और कितने कौन इसे बढ़ा सकता है और कब तक, ठीक है। इसके अलावा धारा जो थर्ड है धारा 154 सीआरपीसी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 154 सीआरपीसी, तो ये सही नहीं है, तो तीनों ये सही हैं और फोर्थ ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है आपके लिए है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जब नेक्स्ट सीआरपीसी की वीडियो आएगी तो उसमें जो कैंडिडेट स्टूडेंट्स राइट आंसर बताएंगे तो उनका नाम वहाँ पर बताया जाएगा। तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है जो, और वो कब इंट्रोड्यूस्ड की गई थी, तो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2010, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 या सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से आईपीसी वगैरह की भी वीडियो सीरीज जब आएगी तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, तो जो पीड़ित प्रतिकर ऐसे योजना कहते हैं, पीड़ित प्रतिकर योजना, तो ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, तो आपको बताना है। एक बार और देख लीजिए ऑप्शन 2010, 2008, 2005 और 2003। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।